नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारतीय संविधान और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक सही है और आप सभी उस ऑप्शन से भली भांति परिचित होंगे। अगर नहीं परिचित हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। अपनाया यानी कि अडॉप्ट किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और ये तारीख आपके संविधान में लिखी हुई है। आप बताइएगा कौन सी तारीख को यह अपनाया गया था। 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है आपका बी, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही उत्तर है जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था और इस समिति को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का काम दिया गया था। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से प्रेरित है। हालांकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फ्रांस। बताइएगा भारत में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं हम। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, किसी राज्य का नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान निर्माण के समय इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी। 8 थी, 10 थी, 12 थी या 14 थी। आप सभी परिचित होंगे कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के बाद टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। बताइएगा। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, वो कौन सा है और वो भाग है आपका भाग 3। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन मिलता है और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है यानी कि अधिकार पत्र। अगला प्रश्न है आपका कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका 44वां संशोधन 1978। अनुच्छेद 300A में संपत्ति को कानून अधिकार के शामिल। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। 4 ऑप्शन है, एक सही है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
एक सही है वो कौन सा है? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है वो कौन सा है? आपका ए ऑप्शन सही है, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न है आपका कि अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका अधिकार है वो कौन सा है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका समानता का अधिकार, सी ऑप्शन। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में आता है और समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच का एक हिस्सा है। यह एक दंडनीय अपराध है। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइएगा। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 11। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है और इसे अभिभावक का कर्तव्य बनाती है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? 32, 40, 48 या 51। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? बताइएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में ये आपका संपत्ति का अधिकार है, जो 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है, अब कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है वो कौन सा है आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 61। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति? बताइएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और सही उत्तर है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, सी ऑप्शन। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि धन विधेयक यानी कि मनी बिल को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक के लिए लोकसभा के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? बताइएगा। और यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 35 वर्ष। ये अनुच्छेद 58 में वर्णित है। उसे भारत का नागरिक और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य भी होना चाहिए, साथ में न्यूनतम 35 वर्ष की आयु भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? आप सभी इसके भली भांति परिचित होंगे और सही उत्तर जो है आपका वो है बी ऑप्शन, राज्यसभा। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 72 में है, 111 में है, 123 में है या 143 में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है।
तो सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 123। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होता है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 543, 545, 550 या 552? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका 550। 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। एंग्लो इंडियन मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो पहले 2 और जोड़े जाते थे तो 552 हो जाता था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 550 है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, चौथा तो एक यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, देखो सदन स्थायी है लेकिन सदस्य स्थायी नहीं होते हैं, सदस्य बदलते रहते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका 6 महीने। संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि संसद की बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है आपका वो है शून्यकाल, 0 आवर किस देश की संसदीय प्रणाली की देन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत? बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, भारत। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत का एक नवाचार है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद का शुरू होता है और इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या लोकसभा? बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने सही तरीके से संविधान का भाग 5 पढ़ा है तो इसका उत्तर आप दे पाएंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, लोकसभा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी कि लोगों के सदन यानी कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो 1947 से 1964 तक इस पद पर रहे थे। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष होती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष होती है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार किसे माना जाता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? बताइएगा संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार किसे माना जाता है। और सही उत्तर है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन। अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक माना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि विधायी और कार्यकारी कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? 3, 4, 5, 6? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 5 प्रकार की रिट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है कि वो इतने प्रकार की रिट जारी कर सके। इनके नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। अगला जो प्रश्न है आपका वो कहता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, एच.जे. कानिया या बी.के. मुखर्जी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका एच.जे. कनिया। न्यायमूर्ति हरियाल जेकुस दास कनिया, एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनका नाम हरिलाल जेकी सुनदास। उन्होंने 1950 से 1951 तक सेवा दी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जिसके तहत न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका भारत के
राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है कि जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहां से उत्पन्न हुई है? भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और सही उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न हुई। भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती और बीआर कृष्णा अय्यर को दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 38। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है या मुख्य सचिव होता है? बताइएगा। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? सही उत्तर है आपका भारत का राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या 30 वर्ष? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है 25 वर्ष। सी ऑप्शन। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 91, 92, 93 या 94? बताइएगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है 1993। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? बताइएगा। सही उत्तर है आपका सी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों के दायरे में 29 विषय शामिल हैं जिन पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार है। अगला जो प्रश्न है आपका कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर आप सभी लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर की स्थापना करने की सिफारिश की थी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 12वीं अनुसूची। इसमें 18 विषय हैं। कितने हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और ये नगर पालिकाओं से संबंधित। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या संसद? तो जितनी भी सेंट्रल में केंद्र सरकार में नियुक्तियां होती हैं वे सभी राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। जितनी भी नियुक्तियां केंद्र सरकार की होती हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बहुत आसान है, मैं आपको बता ही चुका हूं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? फिर से वही उत्तर आपका रहने वाला है, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? और बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे क्योंकि जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो काफी दूर दूर दिए गए हैं और ज्यादातर आपको पता है। तो अनुच्छेद यहाँ पर जो सही है आपका वो अनुच्छेद 280 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर सिफारिश करना होता है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है अनुच्छेद 238 में। अनुच्छेद 238 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है
और अनुच्छेद 200 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो 33 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 338। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352 में, 356 में, 360 में या 368 में? बताइएगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में संविधान का भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं और शक्तियों का प्रावधान करता है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 50 में, 51 में, 52 में या 55 में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका 1951 में। संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 352, 56 या 60 या 68? बताइएगा सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 356। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइएगा 44वां, 42वां, 73वां या 74वां? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है 42वां संविधान संशोधन। यह 1976 में आया था और तब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352, 356, 360 या 370? बताइएगा। सही उत्तर है आपका 356। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इसका सही उत्तर जो है वो है 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। यह देश में वित्तीय स्थिरता का संकट हो, भारत में यह आज तक कभी नहीं लगा है। अगला प्रश्न है आपका कि किस संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 7वां संशोधन, 24वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका 42वां संशोधन। 1976 में आया था, इसे लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा की गई थी। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है 61वां संशोधन, सी ऑप्शन। ये आया था 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, लोकसभा और राज्य विधानसभा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 14, 18, 22 या 24? बताइएगा। संविधान जब लागू हुआ तब 14 थी, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा, 10वीं अनुसूची में है। 52 में संविधान जो संशोधन हुआ था 1985 में ये आया था, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान किए गए। इससे पहले भी एक बार 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 36वें के द्वारा उसे हटा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका कि वो है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? और सही उत्तर आप सभी को पता होगा अगर आपने संवैधानिक विकास को सही ढंग से पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? सही उत्तर आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। इसका गठन तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? बताइएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री? सही उत्तर है इसका बी, प्रधानमंत्री।
नीति आयोग की स्थापना एक कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी और इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? सही उत्तर क्या है आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। अगला जो प्रश्न है आपका वो कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10, 12 या 14? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं और यहाँ पर खेल को भी जोड़ लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? ठक्कर आयोग, सरकारिया आयोग, सहाय आयोग या मंडल आयोग? बताइएगा केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सरकारिया आयोग, बी। सरकारिया आयोग 1983 का गठन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन और संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लोक लेखा समिति PAC में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30 या 45? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है और सही उत्तर है आपका 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या जापान? और सही उत्तर है इसका ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसकी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव होगा तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? बताइएगा भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है और इसका सही उत्तर है आपका 3 बार। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। एक 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ, फिर 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और फिर 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? 15(4) या 16(4) या 17 या 18? तो आप सभी को पता है 17-18 हो नहीं सकता, तो 15(4) है या 16(4? सही उत्तर है आपका 16(4). अनुच्छेद 16(4) राज्य के पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? कभी नहीं, 1 बार, 2 बार या 3 बार? और सही उत्तर है आपका 1 बार, बी। प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या इंदिरा गांधी? बताइएगा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और सही उत्तर है आपका बी, मीरा कुमार। 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी और वह इस पद पर धारण करने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है आपका किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? बेरूबारी संघ मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला या मिनर्वा मिल्स मामला? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, केशवानंद भारती मामला। ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 266, 267, 112 या 114? तो संचित निधि का उल्लेख 112, 114 में नहीं हो सकता है। सिर्फ 2 ऑप्शन आपके निकटतम है जिनको आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आप राइट और रॉन्ग को आउट कर सकते हैं और इसका सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 266। भारत की संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। सरकार को प्राप्त सभी राजस्व इसी निधि में जमा होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि आकस्मिकता निधि किसके नियंत्रण में होती है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या संसद? बताइएगा, कॉन्टीजेंसी फंड किसके नियंत्रण में होता है? सही उत्तर है आपका सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है ताकि अप्रत्याशित खर्चों को पूरा किया जा सके। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रिट का उल्लेख है? 3, 4, 5, 6। और सही उत्तर है आपका सी, 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है, जिनका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है आपका कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया? सही उत्तर इसका है बी ऑप्शन, 5 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है आपका कि विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, जापान या ब्रिटेन? बताइएगा, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। सही उत्तर है आपका डी, ब्रिटेन। अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो सही उत्तर है आपका बी एन राव थे। सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि नए राज्यों का गठन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, संबंधित राज्य विधानमंडल को है या सर्वोच्च न्यायालय को है? बताइएगा, संसद को है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को कानून द्वारा नए राज्यों का गठन करने, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? और इसका सही उत्तर बहुत आसान है कि अनुच्छेद 21A। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका सही उत्तर है आपका डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ये कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यसभा का सभापति करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का वर्णन है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? और इसका सही उत्तर है आपका 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार उन विषयों पे कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पे राज्य सरकार सिर्फ कानून बना सकती है और समवर्ती की सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून, संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 61, 72, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 161? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में सजा को कम करने, निलंबित करने, कम करने या बदलने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? बहुत ही आसान है इसका उत्तर, और इसका जो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन है, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? और नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में मिलता है। सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है और वो अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30 या 45? सही उत्तर है आपका 30। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी? 42वें या 44वें, 61वें या 62वें, 73वें और 74वें, 86वें या 27वें? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 73वें और 74वें। ग्रामीण स्थानीय सरकार, पंचायती राज और 74वें संशोधन द्वारा 1992 ने शहरी स्थानीय सरकार, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे सरकार का तीसरा स्तर बना।
अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्य विधान परिषदों के सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14, 19, 21 या 32 बताइएगा। कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किससे संबंधित है? और सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 14, जो विधि के समक्ष समता में निहित है। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 341, 343, 345 या 348? सही उत्तर है आपका 343। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। ठीक है, राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रस्तावना में वर्णित न्याय में क्या शामिल नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक? बताइएगा। धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है, धर्म का न्याय नहीं हो सकता है ना। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल या उच्च न्यायालय? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 213 के तहत जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वो समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, राजतंत्रीय प्रणाली या एक दलीय प्रणाली? और सही उत्तर है आपका बी, संसदीय प्रणाली। भारत ने ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें कार्यपालिका, सरकार, विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान की अंतिम प्रति पर हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत राज्यों का एक संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? 1, 2, 3, 4? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। ठीक है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 1 में। तो ये आपके 100 एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये 100 प्रश्न हो सकता है आपको बहुत सारे आ रहे हों, बहुत सारे आसान लग रहे हों, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार जब आप रिवीजन करके नहीं जाते हैं तो बहुत ही आसान प्रश्न आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तैयारी करते रहिए और एक सकारात्मक रवैया बनाकर रखिए, अपने सही समय का इंतजार करिए। जब आपका सही समय आएगा तो आप सूरज की तरह चमकेंगे, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।